जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बेटा, आज हम देखने वाले हैं, ये फिजिक्स होगा, क्लास 12th होगा, लेक्चर फर्स्ट होगा और ये यूनिट 4 है एनसीईआरटी का, ठीक है ना, जिसको आप लोग बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हो? अल्टरनेटिंग करंट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हो कि ये धारा पगला भी है, क्योंकि पगला धारा है। मैं बताऊंगा कि पगला धारा क्यों है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, पूरा हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो चूंकि हमारा जो भी पॉइंट होगा हम उसे इंग्लिश में ही लिखेंगे, बट आप लोग हिंदी मीडियम वाले, मैं इसको डिफाइन करता रहूँगा। तो आप लोग सबसे पहले कॉपी और पेन लीजिए और राइट डाउन करिए, इसको लिखिए अच्छे से, बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट को। सबसे पहले तो बेटा मैं बता दूं ये पगला धारा क्यों है। हम अपने से बनाए हैं, ये आपके बुक में पगला धारा नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, जो अपने गांव में, अपने आसपास के लोग, अपने मोहल्ले में, कस्बे में क्या होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे हमेशा हम लोग केयरफुल रहते हैं, सावधानी रखते हैं। हमेशा उनसे हम क्या रखते हैं, अपने आप को क्या रखते हैं, सावधान रखते हैं कि ये हमारे साथ कभी भी कोई दुर्घटना घटित कर सकता है। तो बेटा ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, ये काफ़ी डेंजर होता है, मतलब ये खतरनाक होता है डायरेक्ट करंट के तुलना में, दिष्ट धारा के तुलना में प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होता है। और एक बहुत ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि जो एसी होता है या डीसी से डेंजर होता है, क्यों, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। बहुत सारी बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे। और यदि नो डाउट, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो मैं श्योर बोल सकता हूं कि आपको कोई भी अल्टरनेटिंग करंट या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ों में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और मैक्सिमम चीज़ों को मैं लेके चलूँगा। एलसीआर सर्किट क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आइए हम टाइम को बिना वेस्ट किए और देखते हैं और समझते हैं। सबसे तो बेटा आप लोग पहले जानते होंगे, बेसिक नहीं भी जानते हो मैं बता रहा हूँ, करंट के बारे में जानो। करंट क्या होते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट या इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है ना। मतलब क्या बोलोगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अगेन आप लोग क्या बोलोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस वर्डिंग को थोड़ा सा कंसेप्ट करना, ये लोग आप ये चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो और बेसिक हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये 2 टाइप्स का होता है। इसको क्या बोलते हो आप लोग? डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हो? डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। इसको आप लोग बोलते हो डायरेक्ट करंट, हिंदी में इसको बोलते हो दिष्ट धारा। इसको क्या बोलते हो? दिष्ट धारा। एक दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको आप बोलते हो, मैंने लिख ही दिया है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। अच्छे से समझना है कि ये डायरेक्ट करंट क्या होता है और ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं, डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। मैंने क्या बोला? द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, डायरेक्ट करंट। इसको शॉर्ट में डीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीसी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसको एसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी करंट बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिख लोगे ना, क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक करंट हुज direction and magnitude both do not change
डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट डीसी करंट। ठीक है, इसका डिफिनेशन ऐसे क्या फुलफिल करोगे, द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड both are change with respect to time is called, क्या बोलोगे उसे, अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोलोगे। ठीक है ना। जैसे बेटा इसको क्या लिखोगे आप वर्डिंग में, बताओ, आपसे कोई बोलेगा दिष्ट धारा, क्या बोलोगे, दिष्ट धारा क्या होता है, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदलता है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदलता है दिष्ट धारा कहलाता है, डीसी करंट कहलाता है। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, इट्स कॉल्ड, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, डीसी बोलोगे। मतलब वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदलता है, हमेशा नियत रहता है, उसे क्या बोलोगे, डायरेक्ट करंट बोलोगे। द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसी। क्या बोलोगे, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है या आवर्ती रूप से बदलता है, उसे क्या बोलते हो, उसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हो। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हो, एसी करंट बोलते हो, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो। ठीक है ना। अब आइए बेटा थोड़ा सा हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और ये डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो बेटा, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना और जो डीसी होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है। मान लो ये क्या हो गया, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने आई को ले लिया और इसके रिस्पेक्ट में हम टाइम को ले रहे हैं। तो जो डीसी करंट होता है ना, ऑलवेज उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। देख रहे हो, जब 0 टाइम है तब भी उसका मैग्नीट्यूड इतना ही है, जब 1 सेकेंड होगा तब भी मैग्नीट्यूड इतना होगा, 2 सेकेंड बाद भी मैग्नीट्यूड इतना है, 3 सेकेंड बाद भी मैग्नीट्यूड इतना है। मतलब देख रहे हो, ये डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है, दिष्ट धारा है। देख रहे हो, 0 समय पर इसका परिमाण सेम उतना है, 1 सेकेंड बाद भी परिमाण उतना ही है, 2 सेकेंड बाद भी परिमाण है। मतलब परिमाण और इसका दिशा, ये परिमाण है, कितना है ये परिमाण और किस दिशा में जा रहा है, परिमाण और दिशा दोनों इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, नहीं बदलता है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब बेटा आइए इस पे देखते हैं, ये क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। तो एसी करंट ये हो गया बेटा, जैसे यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक्स ले लिया और इस एक्सिस में हम टाइम को लेते हैं, इस एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, टाइम को लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आई को ले लिया, ठीक है, यहाँ ओरिजिन हो गया। तो एसी पहले यहाँ 0 से ऐसे चलेगा और ऐसे करके ये चलता रहता है। मतलब देख रहे हो, पहले 0 था, फिर ये मैक्स हो जाता है, इसको आप लोग I0 बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, प्लस का I0 बोलते हो, और इसको आप लोग जो बोलते हो माइनस का I0 बोलते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये करंट पहले 0 था, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर अगेन 0 हुआ, और फिर 0 के बाद देखो ये डायरेक्शन को चेंज कर दिया, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, अब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और निगेटिव डायरेक्शन में न्यूनतम होता है, फिर ये अधिकतम हो जाता है।
मतलब प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलता है ध्यान देना। पहले शून्य है, शून्य के बाद धनात्मक दिशा में अधिकतम होता है, अधिकतम के बाद पुनः शून्य हो जाता है। अब दिशा बदल जाती है, अब धारा किस दिशा में जाता है, ऋणात्मक दिशा में जाता है। इधर ऋणात्मक होता है ना, वाई डैश होता है, इधर वाई होता है, तो ऋणात्मक दिशा में जाता है। और इधर फिर क्या होता है, ऋणात्मक में धनात्मक होता है, फिर शून्य हो जाता है, और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है ना। तो आप अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट डीसी करंट, जितने भी बेटा हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, उसमें हम डीसी करंट लेते हैं। क्यों लेते हैं, डीसी करंट का मतलब हो गया, डायरेक्ट करंट का मतलब हो गया, जैसे आप बैटरी, सेल, ये सारी चीजों से धारा लेते हो ना, तो उसे आप क्या बोलते हो, उसको डायरेक्ट करंट बोलते हो। ठीक है। क्यों लेते हैं हम बैटरी और सेल को ही अपने हम एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम बैटरी या सेल ही लेते हैं मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट में। क्यों, क्योंकि बैटरी और सेल से होती है जो क्या होती है, सेम मैग्नीट्यूड की करंट अपने को मिलता है, मतलब हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड का करंट अपने को क्या होता है, प्रोवाइड होता है सेल और क्या होता है, बैटरी से। क्यों, क्योंकि इनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा होता है, इनके बीच रासायनिक क्रिया होता है। दिष्ट धारा में रासायनिक क्रिया होता है, जिसके कारण दो इलेक्ट्रोडों के बीच का हमेशा क्या होता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच हमेशा एक समान परिमाण का धारा अपने को मिलता रहता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने अभी तो आपको डिस्कस किया, ये पगला धारा क्यों है, क्यों इसको हम पगला धारा बोले हैं। आपको लग रहा होगा कुछ अलग है, नहीं बेटा, ये पगला इसलिए है कि जैसे ये बहुत खतरनाक होता है, कोई भी चीज़ जो खतरनाक होता है तो इस चैप्टर को हमको बहुत अच्छे से समझना है, अदरवाइज ये हमारे लिए पगला धारा हो जाएगा। हम लोग पागल लोगों से हमेशा क्या रहते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं। देखो पहले ये जीरो था, फिर अधिकतम हुआ, फिर अधिकतम से जीरो हो गया, जीरो से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर न्यूनतम हो गया, जीरो हो गया। ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को आप लोग बोलते हो क्या होता है, डीसी से जो होता है एसी हमेशा डेंजर होता है, और डेंजर होता है, मैंने आपको बता ही दिया कितना डेंजर होता है। आइए बेटा, अब हम आपको बताएंगे कि जो एसी होता है, एसी के करंट का जो इक्वेशन होता है कैसे लिखते हैं, देखिएगा। देखो बेटा, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीसी करंट अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं। अब ये देखिए क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट हुज, क्या बोलोगे, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या बोलोगे, अल्टरनेटिंग करंट whose direction and magnitude both change with respect to time and are repeated periodically is called AC current। ठीक है ना, मतलब मैंने क्या बोला, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है और जो आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है। आवर्ती रूप से मतलब देखो, ये जीरो से एक बार अधिकतम हुआ धारा, फिर अगेन अधिकतम से जीरो हो गया, और फिर धारा दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा, और फिर अगेन जीरो हो गया, और जीरो के बाद मिनिमम हुआ, मिनिमम से जीरो हो गया। इसे एसी की वन साइकिल कहते हैं, कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। इसे एसी का एक चक्र बोलते हैं, एसी का वन कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक दो एसी जो जाने में टाइम लेती है, द टाइम टेकन बाई एसी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मैंने क्या बोला, द टाइम टेकन बाई एसी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन या टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, टाइम पीरियड ऑफ द एसी। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, मतलब एक चक्र पूर्ण करने में एसी जितना समय लेती है उसे एसी का आवर्त काल कहते हैं। अभी ये बताएंगे, और एसी बार बार अपने पथ पे ऐसे ही चलते रहती है, अपने रूट पे चलती रहती है। और देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला बताया, अल्टरनेटिंग करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंज विथ टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी करंट। ठीक है ना, मतलब बोलोगे प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसकी परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलती रूप रहती है, या जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से मतलब बार बार बदलता रहता है। ठीक है ना, ऊपर की दिशा में इधर धनात्मक होता है, वाई होता है ना, तो इधर की जो डायरेक्शन होता है इसे पॉजिटिव बोलते हैं। ये जो आई देखो, यहाँ पे देखो, द एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को हम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। और कौन समीकरण होता है, I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। देखो बेटा, I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट,
करंट का क्या है, धारा का तात्क्षणिक मान है। लिखोगे आई क्या है, धारा का तात्क्षणिक मान है। तात्क्षणिक मतलब जो चेंजिंग होता रहता है, जो समय के साथ बदलता रहता है। करंट जो होता है ना, जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। I0 क्या है, पिक वैल्यू, पिक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब इसे क्या बोलोगे, धारा का आयाम। क्या बोलोगे, धारा का आयाम, या इसको शिखर मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान है, ये आयाम है या शिखर मान है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में तुम लोग पढ़े हो, याद करो 11th में, कोणीय आवृत्ति बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको, कोणीय आवृत्ति बोलते हो। कोणीय आवृत्ति क्या है बेटा, ये बार बार जो ऐसे अपने क्या कर रही है, अपने सेम ये इंटरवल पे ये बार बार ऐसे जो रिपीट कर रही है। तो एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ चक्र होते हैं, एक सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ साइकिल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन 1 सेकेंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लो एक सेकेंड में ये एसी ने क्या किया, 2 चक्र कंप्लीट कर लिया, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइए अब इस पे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं और आप समझाते हैं कि क्या होता है इसका टाइम पीरियड, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है पिक वैल्यू, क्या होता है। अच्छा, पिक वैल्यू मतलब आयाम समझना, धारा का जो अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड पिक वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या बोलोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड पिक वैल्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I0। धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा बताओ, धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं, इसको I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछूंगा कि आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, तो मैं अभी आपको समझाता हूं टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए, देखो बेटा, सबसे पहले देखोगे टाइम पीरियड जिसको आप बोलते हो आवर्तकाल, तो क्या बोलते हो, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। एसी को एक पूर्ण चक्र करने में जो लगा समय होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एसी को एक पूर्ण चक्र करने में जो लगा समय होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक पूर्ण चक्र करने में लगा समय t इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो ना, स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू आप लोग जानते हो क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ये फॉर्मूला। तो यदि हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो अच्छा एक बात बताओ, आपसे यदि हम पूछेंगे तो आप हमें कितना बताओगे। देखो t इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, t इक्वल टू अपना, देखो एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, लगभग वो 360 बन जाएगा, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब कुल मिला के 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई। और किस वेलोसिटी से जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। आप लोग जानते हो, आप लोग 11th में पढ़े हो, क्या पढ़े हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई या 360, और किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, मतलब ओमेगा से करता है, ठीक है ना। यदि फ्रीक्वेंसी को आप लोग न्यू से डिनोट करते हो, इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, इसको HZ से भी डिनोट करते हैं। या साइकिल क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड होता है, साइकिल पर सेकेंड भी होता है इसका यूनिट, ठीक है ना। साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज जो होता है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था, इसीलिए उनको इस आवृत्ति को हर्ट्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है, 1/T। जो जानते हो फ्रीक्वेंसी जो क्या होता है, टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बताओ t की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, तो 1/T के जगह पे क्या लिखोगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। हमें ये जब रिक्वायरमेंट होगा तो हम न्यू के जगह पे ओमेगा अपॉन 2 पाई रखेंगे और t के जगह पे 2 पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे। ये चीज़ अपने को रिमेंबर रखना है। अच्छा ये बताओ, एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू क्या होता है एसी का, एसी का एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू क्या होता है, एसी का आयाम क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम। मैंने अपना बताया, अभी बताया था,
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ, क्या बोलोगे बताओ, पीक वैल्यू ऑफ या पीक वैल्यू। इट इज डिनोटेड बाई किससे इसको डिनोट करते हैं, I0, ठीक है ना। क्या बोलोगे, धारा प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को ही शिखर मान कहते हैं या आयाम कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को शिखर मान या आयाम कहते हैं, इसको I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बताओ, यदि आपसे मैं पूछ दूं एक चीज और, देखिए देखो बेटा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है। तो आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स whose direction and magnitude both are change with respect to time is called, क्या बोलोगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलोगे, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, बोल क्या बोलोगे, वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता है उसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोलते हैं। मैंने क्या बोला, वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता है उसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। अच्छा बताओ, क्या बोलोगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाई, क्या करोगे बताओ, E=E0 साइन ओमेगा टी। जैसे मैंने अभी I=I0 साइन ओमेगा टी होता है, वैसे ही E=E0 साइन ओमेगा टी होता है। अब बताओ ये क्या है, E क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और ये क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये क्या है, ये विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान है, ये विद्युत वाहक बल का शिखर मान या अधिकतम मान है, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। आज हम लोग बेटा एक काम करने वाले हैं, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो ये E=E0 साइन ओमेगा टी होता है इसको डेराइव करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला डेराइव। देखो बेटा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। मतलब समझाएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा आता कहाँ से, उसका फॉर्मूला I=I0 साइन ओमेगा टी कहाँ से आता है। देखो बेटा, मान लो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके अंदर मान लो आपको सपोज मैंने मान लिया इसके अंदर कोई एक कॉइल है, क्या कर रहा है, कोई कॉइल है, ठीक है ना, इस तरह का कोई कॉइल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब घूर्णन अक्ष है, इसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। इसे हमने आपसे बोल दिया, मान लो इसे PQRS हमने मान लिया, ये कॉइल का नाम PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल है। और बताओ मैंने क्या मान लिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया, रेक्टेंगुलर कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिया, A मान लिया। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, फेरों की संख्या, इस कॉइल के अंदर N फेरे हैं, और इस कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो गया, A हो गया। और बताओ यदि ये क्या हो गया, ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम t में थीटा एंगल चेंजिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो अब बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया, उसमें एक कॉइल PQRS ले लिया, और इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, घूर्णन अक्ष हो गया। तो जब ये कुंडली घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो घूमेगी तो क्या हो रहा है, मान लो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, कितने टाइम में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इंप्लाई दैट ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आप सॉरी जब आप निकालोगे यहाँ से तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा t आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कॉइल टर्न होगा, कॉइल घूमेगा, तो क्या हो जाएगा, इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी। तो बताओ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हो, फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू NAB
कॉस थीटा होता है। कितना होता है? NAB कॉस थीटा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? NAB कॉस थीटा होता है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न, कुंडली में फेरों की संख्या। A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉइल। और B क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग फैराडे सेकेंड लॉ जानते हो ना? फैराडे सेकेंड नियम, फैराडे का सेकेंड नियम क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोड्यूस EMF। प्रोड्यूस जो EMF होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ। क्या हो गया? फैराडे के द्वितीय नियमानुसार क्या होता है? किसी कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है या किसी कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। मतलब आप लोग जानते हो कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt होता है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? NAB लिखोगे ना, और कॉस लिखोगे। थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी लिख सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करो तो E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन dt हो जाएगा, और फाई के जगह पे क्या लिखोगे? NAB लिखोगे और कॉस ओमेगा टी लिखोगे। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ से हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जिसमें t होगा वो वेरिएबल होगा, जिसमें t नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो E इज इक्वल टू माइनस NAB और क्या हो जाएगा? d/dt हो जाएगा, कॉस ओमेगा t हो जाएगा। एक बात बताओ बेटा, आप लोग समझ रहे होगे d/dt कॉस t का माइनस साइन t होता है, d/dt का माइनस कॉस साइन t होता है। अब देखो बेटा, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? d/dt कॉस ओमेगा t, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस NAB हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आता है बेटा माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा आता है। क्यों आता है बेटा? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, यदि कहीं बार लिखा हो d/dx लिखा हो, साइन AX लिखा हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a क्या होता है? मान लो यहाँ पे सॉरी कॉस है तो कॉस हो जाए, तो ये क्या होता है? माइनस a साइन AX हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो इसका जब करोगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा और NAB ओमेगा आ जाएगा, और बताओ क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा t हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बेटा? इक्वेशन सेकेंड फॉर्म्ड हो गया। ये अपने को E इज इक्वल टू आएगा। NAB ये जो ओमेगा है ना बेटा, ये माना गया है। तो आप एक बात बताओ, आपसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t हो जाएगा अपने पास। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। और यही हमारा क्या है बताओ? प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अभी हमको निकालना है। तो बताओ हमने हम लोगों ने E0 की वैल्यू क्या निकाला है? NAB ओमेगा निकाला है ना? NAB ओमेगा निकाला है। बट वी नो, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? जल्दी बताओ। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हो बेटा? I इज इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन R होता है। क्या होता है? E अपॉन R। मान लो ये जो प्रोड्यूस EMF है इसको हम किसी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, और सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस R है। उस सर्किट का रेजिस्टेंस उस मतलब परिपथ का प्रतिरोध R है। तो जब परिपथ का प्रतिरोध R होगा तो I इज इक्वल टू E अपॉन F, टोटल EMF अपॉन द रेशियो ऑफ टोटल EMF एंड टोटल करंट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट। ये जानते हो। I इज इक्वल टू E अपॉन R जानते हो आप लोग। तो बताओ हम यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो आप क्या करोगे बताओ? E0 कर दोगे, साइन ओमेगा t कर दोगे ना अपॉन R। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू, जब I इज इक्वल टू E अपॉन R है तो E0 अपॉन R के जगह पे क्या लिखा गया है? I0 और साइन ओमेगा t हो गया बेटा। यही क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन के लिए ये समीकरण बन गया, जहाँ पे I0 क्या है? पिक वैल्यू ऑफ करंट। I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब I क्या है? धारा का तात्क्षणिक मान है, ये शिखर मान या आयाम है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। बेटा ये सारे चीज़ों को आप एक बार ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो वीडियो पॉज करके देखिएगा
और हम लोग आपको बहुत एनर्जेटिक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट्स ना हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है, जो मीन वैल्यू होता है, 0 होता है। हम प्रूव करेंगे कि 1 साइकिल में जो AC का टोटल वैल्यू होता है 0 होता है। फिर हाफ साइकिल में AC की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे रूट स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ AC, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग LC सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको लग रहा है कि आपको अच्छा समझाया जा रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू। और जो भी प्रॉब्लम हुआ बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।